हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस के टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले। और एक और बात कि अगर आपको इस चैप्टर को वन शॉट में रिवाइज करना है तो उस पर भी मैंने वीडियो बना रखा है। उसका लिंक जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप उसको बाद में जाके चेक कर लेना, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विगरसली विथ वाटर टू प्रोड्यूस सिलेक्ट लाइम, राइट। मतलब कि कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड हीट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और ये जो रिएक्शन होता है बहुत ही विगरसली, मतलब कि बहुत ज्यादा तेजी से होता है। तो ये बताइए आप कि इस रिएक्शन में को हम किस में क्लासिफाई कर सकते हैं। मीन्स ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन या फिर ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन जो है सीबीएसई 2020 में पूछा गया था, है ना। तो जरा देखते हैं, देखिए, क्योंकि इस रिएक्शन में जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है इट मीन्स ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना। मतलब कि ऐसे रिएक्शन जिसमें से हीट इवॉल्व होते हैं, हीट प्रोड्यूस होते हैं, हीट रिलीज होते हैं, ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो यहां से तो हमें ये पता चल गया कि ये जो है एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। अब दूसरी बात, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर दो अलग अलग सब्सटेंस जो है आपस में कंबाइन हो रहे हैं और एक नया प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं, तो ये एक तरह का कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया, है ना। मतलब कि ऐसे रिएक्शन जिसमें से दो या दो से अधिक सब्सटेंस आपस में कंबाइन होकर एक न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, उसी को तो हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी हो गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी हो गया, है ना। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का सही सॉल्यूशन। तो पहले का जो आंसर होगा वो क्या होगा, ए एंड बी। मतलब कि ये जो रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन है एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। चलिए अब देखिए, इस पर मैंने कॉन्सेप्ट भी बना दिया है, मतलब कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें से दो या दो से अधिक रिएक्टेंट क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं और फॉर्म करते हैं एक न्यू प्रोडक्ट, उसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो वो हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन था। जैसे कि यहाँ पर देखिए कैल्शियम ऑक्साइड का मैंने एग्जांपल लिया था। कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम सिलेक्ट लाइम कहते हैं, और यहाँ पर हीट प्रोड्यूस होता है। क्योंकि यहाँ पर हीट प्रोड्यूस हो रहा है इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, है ना। यहाँ पर देख सकते हो कि बीकर जो हमारा गर्म हो जाता है जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, तो ठीक है। तो ये हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा है क्वेश्चन नंबर 2, इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सच एज रिएक्शन बिटवीन द सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन, चूज करेक्ट ऑप्शन। मतलब कि इसमें हमें सही ऑप्शन हमें चूज करना है। मतलब कि जब हम सोडियम सल्फेट का रिएक्शन हम बेरियम क्लोराइड के साथ करते हैं तो यहाँ पर बेसिकली होता क्या है, एक्सचेंज ऑफ एटम होता है क्या, एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक प्लेस होता है क्या, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है क्या, या फिर इनसॉल्युबल सॉल्ट प्रोड्यूस क्या होता है। तो जरा इसको जो है, इस क्वेश्चन को समझने से पहले जो इसके जो कॉन्सेप्ट को पहले समझते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन उस रिएक्शन को कहते हैं जिनमें आयंस का क्या होता है, एक्सचेंज होता है ना। आयंस क्या होते हैं, एक्सचेंज होते हैं। ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर सोडियम सल्फेट लिया गया है एंड बेरियम क्लोराइड लिया गया है। यहाँ पर देखिए एक टेस्ट ट्यूब में जो है यहाँ पर बेरियम क्लोराइड है और यहाँ पर हमारा क्या लिया गया है, सोडियम सल्फेट लिया गया है ना। तो जब हम बेरियम क्लोराइड में सोडियम सल्फेट डालते हैं तो यहाँ पर किस तरीके का रिएक्शन होता है, इनके आयंस जो होते हैं आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। मीन्स यहाँ का जो ये जो बेरियम है वो यहाँ इसकी जगह ले लेता है और यहाँ का सोडियम जो है इसकी जगह ले लेता है। तो यहाँ पर सोडियम एंड क्लोरीन, सोडियम क्लोराइड यहाँ पर बन जाता है, NaCl बन जाता है, और यहाँ पर बेरियम एंड सल्फेट यहाँ पर बन जाता है बेरियम सल्फेट, है ना। तो इसे हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पर बेसिकली हुआ क्या, यहाँ पर जो आयंस ने जो है अपना क्या किया है, एक्सचेंज कर लिया पोजीशन, है ना। यहाँ पर देख सकते हो बेरियम ने इसकी जगह ले लिया और सोडियम ने जो है इसकी जगह ले लिया। तो यहाँ पर जो आयंस का एक्सचेंज हुआ है, एटम्स का एक्सचेंज नहीं हुआ है, यहाँ पे आयंस का एक्सचेंज हुआ है। और दूसरी बात यहाँ पर जो देखिए, यहाँ पर ये जो हमारा प्रोडक्ट बना है वो सॉलिड फॉर्म में, मीन्स यहाँ पर जो हमारा प्रेसिपिटेट बना है बेरियम सल्फेट का, है ना। तो यहाँ पर जो है क्या बनता है, प्रेसिपिटेट बनता है, और दूसरा यहाँ पर आयंस का एक्सचेंज होता है। अब जरा क्वेश्चन को के ऊपर चलते हैं जो हमसे पूछा गया था। इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सच एज द रिएक्शन बिटवीन द सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड, यहाँ पर क्या होता है। तो अभी मैंने बताया कि यहाँ पर जो आयंस का एक्सचेंज होता है एंड दूसरा प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है ना। और इस क्वेश्चन को जो है सीबीएसई 2020 में पूछा गया था, है ना। तो इसका भी जो है सही ऑप्शन हो जाएगा बी एंड सी, ठीक है। अब आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट इज एडेड टू द सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड। मतलब कि
एक और क्वेश्चन आ गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। अगर हम सोडियम सल्फेट का रिएक्शन बेरियम क्लोराइड के साथ करते हैं तो क्या हमें देखने को मिलता है वो बताइए। और दूसरी बात कि राइट द इक्वेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, मतलब कि इस रिएक्शन में जो है किस तरीके का हमें जो है मतलब क्या ऑब्जर्व होता है वो हमें लिखना है, और प्लस हमें जो इसकी केमिकल इक्वेशन लिखनी है ना। तो देखते हैं क्या है। सोडियम सल्फेट, ये हमारा सोडियम सल्फेट हो गया, ये हमारा बेरियम क्लोराइड हो गया। सोडियम सल्फेट का बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पर जो आयंस का एक्सचेंज होगा, है ना, आयन एक दूसरे से एक्सचेंज करेंगे, और एक्सचेंज करके आप देखिए यहाँ पर बेरियम इसकी पोजीशन ले लिया और सोडियम इसकी पोजीशन ले लिया, तो यहाँ पर देखिए बेरियम सल्फेट का फॉर्मेशन हो गया और यहाँ पर NaCl का फॉर्मेशन हो गया, है ना। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन, और ये जो है एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ना। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्यों है, क्योंकि यहाँ पर आयंस का एक्सचेंज हुआ है ना। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट, और ये जो है CBSE 2018 में पूछा गया था। मीन्स यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है। तो हम जो है एक चीज नोट कर लेंगे कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को जो हमें जरूर से पढ़ के जाना है ना। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को जरूर पढ़ के जाना, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस रिक्वायर्ड एनर्जी either in the form of heat, light or electricity for break down the reactant, है ना। Write one equation each of decomposition reactions where energy is supplied in the form of heat, light and electricity। क्या कह रहा है, यह कह रहा है कि देखिए सबसे पहले डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता क्या है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऐसे रिएक्शंस को कहते हैं जिसमें जो है एक प्रोडक्ट जो है दो या दो से अधिक प्रोडक्ट में जो है डिवाइड हो जाता है, मतलब कि ऐसा रिएक्टेंट जो दो या दो से अधिक सब्सटेंस में ब्रेक डाउन हो जाए उसे हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, है ना। तो यहाँ पर जो डिकम्पोज होगा हमारा रिएक्टेंट, हमारा जो एक सिंगल रिएक्टेंट दो या दो से अधिक स्पीसीज में या सब्सटेंस में जो ब्रेकडाउन होगा, उस ब्रेकडाउन करने के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये एनर्जी जो है हमें या तो हीट के फॉर्म में लेनी पड़ेगी, या तो लाइट के फॉर्म में लेनी पड़ेगी, या तो इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में लेनी पड़ेगी, है ना। तो यही तीनों केस जो है हमसे पूछा जा रहा है कि हमें एक ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन लिखना है जिसमें जो है हीट सप्लाई हो रहा हो। एक हमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऐसा लिखना है जिसमें लाइट एनर्जी जो है रिक्वायरमेंट होती है, और एक रिएक्शन हमें ऐसे लिखनी है जिसमें हमें इलेक्ट्रिसिटी की नीड हो, ठीक है। जरा देखते हैं पहला क्या है, जहां पर हीट का यूज हो रहा हो, है ना। देखिए जहां पर हीट का यूज होता है उसे हम कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, मतलब कि ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट का नीड होता है, हीट की रिक्वायरमेंट होती है, उसे हम कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, है ना। तो यहाँ पर देख सकते हो कैल्शियम कार्बोनेट जो कि सॉलिड फॉर्म में है, इसको जब हम हीट करते हैं, ये ट्रायंगुलर का साइन का मतलब है कि हमने इसे हीट किया, तो हम जब इसे हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो यहाँ पर क्योंकि हमने हीट का यूज किया इसलिए इस रिएक्शन को हम कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और ये हमारा पहला कंप्लीट हो गया जहां पर हमने जो हीट का यूज देख लिया। अब दूसरा है फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, मतलब कि ऐसा रिएक्शन जिसमें जो है सनलाइट की नीड हो, मतलब सनलाइट रिक्वायरमेंट हो किसी डिकम्पोजिशन को कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए AgCl जो है जब इसको हम सनलाइट के प्रेजेंस में रखते हैं तो ये जो है सिल्वर एंड क्लोरीन में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो ये जो है एक रिएक्शन हो गया हमारा ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जहां पर हमने लाइट का यूज किया, ठीक है। अब एक ऐसा रिएक्शन लिखना है, ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन लिखना है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी की नीड हो, है ना। तो देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं, मतलब कि ऐसे रिएक्शन जिसमें जो हम इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई करते हैं उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ पर देखिए जैसे कि वाटर का जब हम ब्रेक डाउन करते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में, है ना। और इस रिएक्शन को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। तो हमने देख लिया कि यहाँ पर जो है एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन लिया जिसमें हमें हीट की नीड हुई, एक रिएक्शन हमने ऐसा लिखा जहां पर हमने सनलाइट का यूज किया, और एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन वैसा लिया जहां पर हमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत हुई, है ना। और ये क्वेश्चन जो है CBSE 2018 में पूछा गया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 5, स्टेट विच ऑफ फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन विल टेक प्लेस और नॉट गिविंग सुइटेबल रीजन फॉर ईच। मतलब क्या कह रहा है, यहाँ पर हमारे पास जो 3 रिएक्शन लिखा गया है। अब इन 3 रिएक्शन में हमें देखना है कि कौन सा रिएक्शन होगा और कौन सा रिएक्शन नहीं होगा, है ना। अब इस कौन सा रिएक्शन होगा कौन सा रिएक्शन नहीं होगा उसके लिए जो है एक हम कॉन्सेप्ट को पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम इस क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है। देखिए रिएक्टिविटी सीरीज हमने पढ़ा था,
जो कि हम मेटल एंड नॉन मेटल में पढ़ते हैं, वहां पर हम क्या पढ़ते हैं कि हमारा जो है ये सोडियम पहले नंबर पे आता है, फिर पोटेशियम पहले नंबर पे आता है, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर एंड गोल्ड, ये होता है। और जैसे जैसे हम टॉप टू डाउन जाते हैं वैसे वैसे रिएक्टिविटी सीरीज जो है रिएक्टिविटी जो है डिक्रीज होती जाती है, मतलब कि मेटल की जो रिएक्शन करने की जो टेंडेंसी है वो कम होती जाती है ना। मतलब कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव जो हमारा सोडियम मेटल होगा और सबसे कम जो है हमारा गोल्ड होगा, इसका मतलब ये है, ठीक है। और इसको याद करने का मैंने एक निमोनिक्स भी बनाया था, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आ गया। केदारनाथ मतलब पोटेशियम, नाथ नाथ में ही हमारा हो गया सोडियम, का मतलब कैल्शियम, एंड माली का मतलब मैग्नीशियम, आलू का मतलब एल्यूमिनियम, जरा मतलब जिंक, फीके का मतलब आयरन, पकाता का मतलब लेड हो गया, एंड है का हो गया हमारा हाइड्रोजन। फिर हो गया कौन, तो कौन का हो गया मेरा कॉपर, एंड है तो है का हो गया मरकरी, और आगे आगे का हो गया हमारा सिल्वर, एंड आओ का मतलब हो गया गोल्ड, है ना। तो इस तरीके से जो हमने जो है रिएक्टिविटी सीरीज को हमने याद भी किया था। और पहली बात, हम ये पोटेशियम से लेकर एल्युमिनियम तक के मेटल को जो है मोस्ट रिएक्टिव मेटल मानते हैं, और जिंक से लेकर लेड को जो है हम मॉडरेट रिएक्टिव मेटल बोलते हैं, और कॉपर से गोल्ड तक को जो है हम लीस्ट रिएक्टिव मेटल कहते हैं, ठीक है। और ये हम इस तरीके से याद किए थे। और इससे हमें फायदा ये होता है कि हम ये जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बहुत ज्यादा यूज होता है। कैसे, वहां पर क्या होता है कि हाई रिएक्टिव मेटल जो होता है लीस्ट रिएक्टिव मेटल को जो है डिस्प्लेस्ड कर देता है, यानी कि ज्यादा रिएक्टिव मेटल को कम रिएक्टिव वाले मेटल जो है क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है ना। तो हमें जब तक रिएक्टिविटी सीरीज में मेटल्स का पता नहीं होगा कि कौन मोस्ट रिएक्टिव है, कौन लीस्ट रिएक्टिव है, कौन मॉडरेट रिएक्टिव है, तब तक हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के क्वेश्चन को हम सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। तो उसको सॉल्व करने के लिए जो है हमें जो है रिएक्टिविटी सीरीज का आना बहुत जरूरी है ना। तो इसको सबसे पहले याद कर लिए, है ना। अब यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर जिंक जो है मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है, मतलब कि इनमें से जो है यहाँ से यहाँ तक की अगर बात करें तो उनमें तो जिंक है ना, इससे ऊपर वाले तो इनसे ज्यादा हो गए ना, जिंक से ज्यादा हो गए ये वाले, पर इनके नीचे जितने भी वो तो इससे कम हो गए ना। तो जिंक ज्यादा रिएक्टिव मेटल हो गया, और फिर आयरन, फिर लेड हो गया, है ना, फिर कॉपर, ठीक है। और इस क्वेश्चन में जरा ध्यान से देखिए क्या क्या यूज हुआ है। जिंक हमारा यूज हुआ है, कॉपर यूज हुआ है, जिंक हुआ है, एंड आयरन सल्फेट हुआ है ना। अब यहाँ पर देखिए जिंक यहाँ पर है और यहाँ पर कॉपर सल्फेट है, और हम जानते हैं कि जिंक जो है मोस्ट रिएक्टिव मेटल, मतलब कि जिंक जो है ज्यादा रिएक्टिव मेटल है देन कॉपर से। तो ये क्या करेगा, जिंक जो है डिस्प्लेस कर देगा कॉपर को। क्यों डिस्प्लेस कर देगा, क्योंकि जिंक जो है मोस्ट रिएक्टिव मेटल है कॉपर से, इस वजह से ये रिएक्शन तो हो जाएगा, ये रिएक्शन हो जाएगा। क्यों रिएक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे जिंक जो है वो मोस्ट रिएक्टिव मेटल है, कॉपर सल्फेट के कॉपर से जो है ज्यादा रिएक्टिव है, तो यहाँ से कॉपर को जो है डिस्प्लेस कर देगा, रिमूव कर देगा, और उसकी जगह वो खुद ले लेगा, है ना। तो यहाँ पर उसने खुद जगह ले लिया, तो यहाँ पर जिंक सल्फेट का फॉर्मेशन हो गया, और यहाँ पर कॉपर जो यहाँ से हट गया, ठीक है। अब यहाँ पर जरा देखिए ये है आयरन और ये है मेरा जिंक सल्फेट, और अभी अभी मैंने देखा कि जिंक जो होता है वो मोस्ट मतलब कि आयरन से जो है ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो आयरन जो है जिंक को तो डिस्प्लेस कर नहीं पाएगा, है ना। अगर वो डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा तो ये रिएक्शन नहीं होगा, ये रिएक्शन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जिंक जो है यहाँ पर मोस्ट रिएक्टिव मेटल है आयरन से, इस वजह से आयरन जो है जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। तीसरा देखिए, तीसरा मेरा जिंक और यहाँ पर है आयरन सल्फेट में। अब हमें पता है कि जिंक जो है वो आयरन से जो है ज्यादा रिएक्टिव होता है। अब आयरन से अगर ज्यादा रिएक्टिव होता है तो ये रिएक्शन भी जो है हो जाएगा, ये रिएक्शन भी हो जाएगा। क्यों रिएक्शन हो जाएगा, क्योंकि जिंक जो है मोस्ट रिएक्टिव मतलब कि ज्यादा रिएक्टिव है आयरन से, इस वजह से जिंक जो है आयरन को जो है डिस्प्लेस कर देगा और उसकी जगह वो ले लेगा। तो यहाँ पर ये देखिए जिंक सल्फेट का फॉर्मेशन हो गया और आयरन को रिमूव करके फ्री स्टेट में डाल देगा, है ना। तो ये हो गया मेरा आयरन, तो ये रिएक्शन भी हो जाएगा। पर ये बीच वाला जो रिएक्शन है वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, उसका रीजन यही है कि आयरन जो है वो कम रिएक्टिव है जिंक से, इस वजह से कम रिएक्टिव मेटल जो है हाई रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस नहीं कर सकते, है ना। इस वजह से बी वाला जो ऑप्शन है वो ये है कि मतलब कि रिएक्शन नहीं होगा। और इसने यही पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन विल टेक प्लेस और नॉट, और कौन सा मतलब होगा और कौन सा नहीं होगा, और उसका जो है सुटेबल रीजन भी देना। तो मैंने दे दिया कि ए और सी जो है रिएक्शन होगा और बी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आयरन जो है वो जिंक से कम रिएक्टिव होता है, इस वजह से आयरन जो है जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, ठीक है। और
इस तरीके के ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो है हमें रिएक्टिविटी सीरीज का आना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये क्वेश्चन भी जो है देखिए 2016 में पूछा गया था, 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? व्हाट चेंजेस इन कलर ऑफ आयरन नेल्स एंड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डू यू ऑब्जर्व आफ्टर कीपिंग द नेल्स इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फॉर अबाउट हाफ एन आवर? जब आप कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में आयरन को जब आप डाल देते हो, है ना, डाल देते हो आधे घंटे तक के लिए, तो आप उसमें जो है आयरन में क्या ऑब्जर्व करते हो, है ना? तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व कीपिंग द नेल्स इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन आफ्टर हाफ एन आवर? मतलब कि आप जब आधे घंटे के लिए जो है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जब आयरन को डाल देते हो तो आप क्या ऑब्जर्व करते हो? तो हम यही ऑब्जर्व करते हैं कि यहाँ पर जो है सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसा होता है? देखिए यहाँ पर आयरन है और यहाँ पर कॉपर सल्फेट है, तो जाहिर सी बात है आयरन जो है कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और उसकी जगह ले लेगा। तो यहाँ पर ये देखिए आयरन सल्फेट का फॉर्मेशन हो जाता है। आयरन सल्फेट फॉर्म हो गया। अब आयरन सल्फेट जैसे ही फॉर्म हो गया, यहाँ से कॉपर तो फ्री स्टेट में चला गया, है ना। अब ये फ्री स्टेट में जाने के कारण ही जो है ये जो हमारा कॉपर है, ये कॉपर जो है इस आयरन पर डिपोजिट होते जाएगा, और डिपोजिट होने के कारण ही जो है ये जो हमारा आयरन है वो ब्राउनिश कलर का हो जाएगा, मतलब कि ब्राउन कलर का हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर। ये क्वेश्चन जो है 2015 में पूछा गया था और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब भी हम आयरन को जो है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालते हैं तो आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, या ऐसा पूछा जाता है कि जब भी हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में आयरन को डालते हैं तो आयरन का जो कलर है वो ब्राउनिश क्यों हो जाता है ना। तो उसका रीजन मैंने बता दिया कि यहाँ पर जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होने के कारण जो आयरन जो है कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है और यहाँ पे आयरन सल्फेट का फॉर्मेशन हो जाता है, और ये जो फ्री कॉपर है वो आयरन पे डिपोजिट होना चालू हो जाता है। इस वजह से जो है आयरन का जो कलर है वो ब्राउनिश कलर का हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर जरा पढ़ भी लेते क्या है। When iron nails are displaced in copper sulfate solution, then the iron sulfate solution and copper metal are formed, है ना। यहाँ पर देख सकते हैं आयरन सल्फेट सॉल्यूशन एंड कॉपर आर फॉर्म। दूसरी बात, द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अकर बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। जाहिर सी बात है ये रिएक्शन इसलिए हो रहा है क्योंकि आयरन जो है कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, और यहाँ पर एक और देखिए, ब्राउन सब्सटेंस विल बी डिपोजिट ऑन द आयरन। आयरन पे जो है ब्राउन कलर का जो है सब्सटेंस जो है डिपॉजिट होता है, और वो ब्राउन कलर का सब्सटेंस कुछ और नहीं बल्कि कॉपर मेटल ही होता है जो कि आयरन पर डिपॉजिट होता है। देखिए, विल बी डिपॉजिट ऑन द आयरन नेल, दिस सब्सटेंस इज नथिंग बट कॉपर मेटल। ठीक है, तो ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर। यहाँ पर मैंने जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मैंने फिर से एक्सप्लेन कर दिया कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। ए रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल ऑफ सॉल्ट आर कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब कि ऐसे रिएक्शन जिसमें हाई रिएक्टिव मेटल जो है लो रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करता है उसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पर देखिए कॉपर सल्फेट में जो है आयरन का जब हम रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पे आयरन सल्फेट एंड कॉपर का फॉर्मेशन हो जाता है। और ये देखिए जब हम इस आयरन नेल को जो है इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में रखते हैं तो ये नेल देखिए जो कि पहले व्हाइट था वो किस तरीके का हो गया है, ब्राउन कलर का हो गया। तो ब्राउन कलर का इसलिए हो गया है क्योंकि रिएक्शन में जो प्रोड्यूस होता है कॉपर, फ्री कॉपर, वो आयरन से डिपॉजिट हो जाता है, इस वजह से जो इसका कलर जो है वो ब्राउन कलर का हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, राइट केमिकल इक्वेशन टू एक्सप्लेन व्हाट हैपन व्हेन, है ना, मर्क्यूरिक ऑक्साइड इज हीटेड, मिक्सचर ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड एंड क्यूप्रस सल्फेट इज हीटेड, एल्यूमिनियम इज रिएक्ट विथ मैग्नीज ऑक्साइड, ferric oxide is reduced with aluminium, जिंक कार्बोनेट undergoes calcination। ये क्वेश्चन जो है देखिए सीबीएसई 2020 में पूछा गया था। अब एक एक करके जरा देखते हैं। देखिए मर्क्यूरिक ऑक्साइड को जब हम हीट करते हैं, मर्क्यूरिक ऑक्साइड मतलब कि मरकरी ऑक्साइड को जब हम हीट करते हैं, हीट करने पर क्या हो जाता है, ये मरकरी लिक्विड फॉर्म में और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है। दूसरा ये रिएक्शन क्या है, मिक्सचर ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड इज रिएक्टेड विथ क्यूप्रस सल्फेट। देखिए ये हो गया हमारा क्यूप्रस ऑक्साइड का जो है क्यूप्रस सल्फेट के साथ रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाता है, सल्फर ऑक्सीजन के साथ मिलकर सल्फर डाइऑक्साइड बन जाता है, और यहाँ पर कॉपर मिलकर कॉपर का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब तीसरा पार्ट देखते हैं। तीसरा क्या, एल्यूमिनियम इज हीटेड विथ मैंगनीज ऑक्साइड।
एल्यूमिनियम का जो है रिएक्शन जब हम मैग्नीज ऑक्साइड के साथ करते हैं तो देखिए मैग्नीज जो है यहाँ पर मैग्नीज जो होता है वो एल्यूमिनियम से लेस रिएक्टिव होता है, तो यहाँ पर भी जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा। ये एल्यूमिनियम जो है मैग्नीज ऑक्साइड में से मैग्नीज को डिस्प्लेस कर देगा और इसको फ्री स्टेट में कन्वर्ट कर देगा और खुद जो है उसकी जगह ले लेगा। तो यहाँ पर देखिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो गया और यहाँ पर मैग्नीज जो है अलग हो गया है ना, और यहाँ पर जो कुछ हीट भी प्रोड्यूस होता है, इसलिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन इसे कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होता है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो यहाँ पर देखिए हीट भी इवॉल्व हुआ है। चौथा पार्ट देखते हैं, फेरस ऑक्साइड इज रिड्यूस विथ एल्यूमिनियम। यह हमारा फेरस ऑक्साइड है और यह हमारा एल्यूमिनियम। हमें पता है एल्यूमिनियम जो है आयरन से ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो यहाँ पर भी जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, आयरन को यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा और यहाँ पर एल्यूमिनियम आ जाएगा। तो यहाँ पर ये देखिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया और आयरन जो है फ्री स्टेट में चला गया, जो कि लिक्विड फॉर्म में। यहाँ लिक्विड फॉर्म में कैसे आया, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा हाई अमाउंट में जो हीट इवॉल्व होता है और इस हीट के कारण ही जो है ये आयरन जो है लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हो गया हमारा फोर्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट क्या है, जिंक कार्बोनेट गोज कैल्सिनेशन। सबसे पहले समझते हैं कैल्सिनेशन का मतलब क्या होता है। कैल्सिनेशन एक प्रोसेस है जिसमें जो है मेटल के कार्बोनेट को जो है हम मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। मतलब कि ऐसी प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ऑफ मेटल कार्बोनेट इनटू मेटल ऑक्साइड इज नोन एज कैल्सिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए जिंक कार्बोनेट, यहाँ पर जिंक कार्बोनेट लिया गया है, जिंक कार्बोनेट को हीट करने पर जो है जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो गया है ना। यहाँ पर जिंक ऑक्साइड, एक ऑक्सीजन यहाँ पर रह गया तो जिंक ऑक्साइड, अब एक कार्बन दो ऑक्सीजन, तो एक कार्बन दो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड हो गया है ना। तो इस तरीके से जो है ये रिएक्शन कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। ये भी अच्छा क्वेश्चन था। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, 2 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड इज टेकन इन चाइना डिश एंड चाइना डिस्क इज प्लेस्ड dim sunlight for some time. What will you observe in this case? Write a chemical reaction involved in the form of balanced chemical equation. Balanced chemical equation के फॉर्म में जो है हमें केमिकल इक्वेशन लिखना है, प्लस यहाँ पर आप क्या देखोगे वो भी हमें बताओ, है ना। देखिए जैसे कि यहाँ पर जो है सनलाइट के प्रेजेंस में जो हमने चाइना डिस्क में जो है सिल्वर क्लोराइड रख दिया। जैसे हम सनलाइट के प्रेजेंस में रखते हैं और कुछ समय बाद हम इसको देखते हैं तो इस यहाँ पर जो है सिल्वर क्लोराइड जो है ब्रेक डाउन हो जाता है। मतलब कि यहाँ पर एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है जिसके कारण जो सिल्वर क्लोराइड है वो सिल्वर एंड क्लोरीन में कन्वर्ट हो जाता है ना। और यहाँ पर जो सिल्वर का कलर होता है वो ग्रे कलर का हो जाता है। ठीक है, तो ये क्योंकि यहाँ पर सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन हुआ इसलिए इसको हम कहते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। इसका नाम क्या है, इसका नाम है फोटोकेमिकल रिएक्शन है। और रिएक्शन के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिल्वर का जो कलर है वो ग्रे कलर का हो जाएगा। क्यों ग्रे कलर का हो जाएगा, क्योंकि सिल्वर क्लोराइड जो यहाँ पर ब्रेक डाउन हो जाता है सिल्वर एंड क्लोरीन में, इस वजह से। यहाँ पर जरा पढ़ भी लेते हैं। इनिशियली द कलर ऑफ सिल्वर क्लोराइड इज व्हाइट बट व्हेन इट इज केप्ट इन सनलाइट इट ब्रेक डाउन टू गिव सिल्वर एंड क्लोरीन एंड हेंस कलर चेंजेस टू ग्रे। और यहाँ पर कलर जो है ग्रे कलर में चेंज हो जाता है। ठीक है, और एक फोटोकेमिकल रिएक्शन है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बार बार जो है पूछा जाता है। और इसका अगर हम इक्वेशन की बात करें तो ये रहा हमारा इक्वेशन, 2AgCl सॉलिड फॉर्म में सनलाइट के प्रेजेंस में हम रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पर सिल्वर सॉलिड फॉर्म में और क्लोरीन यहाँ पर गैस फॉर्म में मिल जाता है। ठीक है, तो ये हो गया इस क्वेश्चन का सही आंसर और इस क्वेश्चन को जो है 2019 में पूछा गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, व्हाई इज द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड ऑन वन इलेक्ट्रोड डबल दैट ऑफ गैस कलेक्टेड ओवर अदर इलेक्ट्रोड। मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जब हम वाटर ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो मतलब कि हाइड्रोजन का जो वॉल्यूम है वो डबल क्यों होता है ऑक्सीजन के वॉल्यूम से, है ना। तो इसका जो है सबसे पहले कंसेप्ट समझते हैं, इसमें होता क्या है। सबसे पहले जो हम एक प्लास्टिक मग लेते हैं और प्लास्टिक मग में जो है हम दो इस तरीके से जो है टेस्ट ट्यूब डाल देते हैं। ठीक है, और इस मग के अंदर जो है हम पानी भी डाल देते हैं क्योंकि पानी का ही तो इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे ना, तो इसमें हम पानी डाल देते हैं और टेस्ट ट्यूब के अंदर जो है हम 2 इलेक्ट्रोड डाल देते हैं। ठीक है, और इस इलेक्ट्रोड को जो हम बैटरी से फिर कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, जैसे ही हम यहाँ पर स्विच ऑन करते हैं तो यहाँ पर जो है रिएक्शन होना चालू हो जाता है। मतलब कि हमारा जो वाटर का डिकम्पोजिशन है वो स्टार्टिंग होना चालू हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, वाटर जो है ब्रेक डाउन होना चालू हो जाता है और यहाँ पर जो H2O है वो डिकम्पोज होकर जो है H2 गैस और
ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट हो जाता है, मीन्स हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो हाइड्रोजन गैस है वो हमारा कैथोड पर डिपॉजिट हो जाता है और हमारा ऑक्सीजन जो है वो एनोड पर जाकर डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, अब दूसरी बात ये तो हमने रिएक्शन लिख दिया। अब दूसरी बात ये, यहाँ पर यह क्वेश्चन पूछा गया कि हमारा हाइड्रोजन का जो वॉल्यूम है वो ऑक्सीजन के वॉल्यूम के डबल क्यों होता है ना। तो हाइड्रोजन का वॉल्यूम ऑक्सीजन से डबल इसलिए होता है क्योंकि अगर हम वाटर का अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखें तो यहाँ पर H2O है, मीन्स यहाँ पर अगर एक वाटर मॉलिक्यूल में 2 पार्ट अगर हाइड्रोजन होता तो 1 पार्ट सिर्फ ऑक्सीजन होता, मतलब कि एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 पार्ट हाइड्रोजन है और 1 पार्ट ऑक्सीजन है। तो ये अगर डिकम्पोज होगा तो 2 पार्ट हाइड्रोजन मिलेगा हमें और 1 पार्ट ऑक्सीजन मिलेगा। इस वजह से जब यहाँ पर डिकम्पोज होता है तो हमारा जो कैथोड पर है वो हाइड्रोजन जो है डबल मिलता है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन एट एनोड, मतलब कि एनोड पे जितना ऑक्सीजन होता है उसका डबल वॉल्यूम जो है हाइड्रोजन का होता है एट कैथोड। ठीक है, तो ये हो गया इस क्वेश्चन का सही आंसर। यहाँ पर मैंने यही चीज लिखा है, इन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर द हाइड्रोजन गोज to one test tube and oxygen goes to another. The two electrode collects hydrogen and oxygen separately. यहाँ पर ऑक्सीजन हाइड्रोजन जो है अलग अलग जो है इलेक्ट्रोड में जो कलेक्ट होते हैं। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर मेन पॉइंट ये है कि वाटर जो है में जो है 2 पार्ट हाइड्रोजन होता है एंड 1 पार्ट जो है ऑक्सीजन होता है। इस वजह से जो हाइड्रोजन का जो वॉल्यूम है कैथोड पर वो ऑक्सीजन के वॉल्यूम से जो है डबल होता है। ठीक है, तो ये हो गया इस क्वेश्चन का सही आंसर। और ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि 2009 में भी पूछा गया था, 2012 में भी पूछा गया था, 13 में भी पूछा गया था एंड 15 में भी पूछा गया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको भी जरा देख के जाएंगे हम। ठीक है, क्वेश्चन को देख के जाएंगे पेपर से पहले। आगे देखते हैं, आगे है स्टेट 1 इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ रिडक्शन प्रोसेस, मतलब कि इस रिडक्शन प्रोसेस का जो है हम कहाँ यूज करते हैं इसको जरा हम देखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया जो कि 2015 में पूछा गया है। तो इस रिडक्शन प्रोसेस को जो है हम एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो है यूज करते हैं इंडस्ट्रीज में। ठीक है, कैसे करते हैं, हम जिंक ऑक्साइड को जो है हम कॉपर, जो कि एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये कॉपर क्या करता है, यहाँ का जो ऑक्सीजन है वो ले लेता है और यहाँ पर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड बन गया और यहाँ पर जिंक जो है हमें सॉलिड फॉर्म में मिल गया, फ्री स्टेट में हमें मिल गया। तो इस तरीके से जो हम रिडक्शन प्रोसेस का जो हम इंडस्ट्री में मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए करते हैं। ठीक है, इसके मेटल ऑक्साइड से मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो हम रिडक्शन प्रोसेस का इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है 2015 में पूछा गया था। ठीक है, जरा इस क्वेश्चन को जो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन वाले पार्ट को एक बार सही से समझते हैं। कंसेप्ट क्या है, सबसे पहले रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन किसे कहते हैं, ऐसे रिएक्शन जिसमें रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों होते हैं साइमल्टेनियसली, ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। मींस ऐसे रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों होते हैं साइमल्टेनियसली, उसे हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। अच्छा, फिर समझते हैं कि रिडॉक्स रिडक्शन क्या होता है। रिडक्शन का मतलब होता है लॉस ऑफ ऑक्सीजन या फिर हम बोले गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर गेन ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पर होता है लॉस ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पर होता है गेन ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पर होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये हो गया हमारे रिडॉक्स रिएक्शन। और यहाँ पर जो है सारे के सारे 10 क्वेश्चन मैंने करा दिए। आई होप कि आपको जो ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल लगा होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा। तो मिलते हैं ऐसे किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए बाय।